तो दर्शकों 2025 का वर्ष होने जा रहा है और हम सबके मन में कौतूहल बना रहता है, जिज्ञासा बनी रहती है कि आने वाला समय वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। निश्चित तौर से बहुत ही सामान्य बात है। तो क्योंकि ग्रह गोचर की जब भी स्थिति में परिवर्तन होता है, जब भी राशि परिवर्तन होता है या नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो हमारी वार्षिक राशि फल की श्रृंखला की हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं उनके लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी जो आपके स्वास्थ्य में प्रभाव डालेगी, किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है, इसे हम समझेंगे। साथ ही शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है 2025 के वर्ष में। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, क्या नई नौकरी में आपके चांसेस बनेंगे ज्यादा या प्रेजेंट जॉब में ही यानी वर्तमान नौकरी में ही आपके ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला 2025 का वर्ष, इसे हम पूरे विश्लेषण के साथ समझेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, आप लोगों के बीच में संबंध में किस प्रकार की उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है या कुछ आपकी बात आगे बढ़ेगी। साथ ही हम समझेंगे जो पहले से विवाहित है यानी विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, क्या संतान के लिए बात बनेगी और आपके मौजूदा संतान से किस प्रकार के व्यवहार से आप उम्मीद कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय, तो हम इस वीडियो को 2 भाग में डिवाइड करके आपको बताएंगे, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है, बहुत बड़ा ग्रह गोचर परिवर्तन होने जा रहा है अगले वर्ष 2025 में। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे मुख्य 4 ग्रह हैं जिनमें शनि, बृहस्पति, राहु और केतु है। तो इन सब का राशि परिवर्तन होगा 2025 में। इसलिए भी कहा जाता है कि 2025 का जो वर्ष है न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि विश्व पटल में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सबसे लंबी दूरी के जो ग्रह हैं मुख्य तौर से जीवन में हमारे इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है 2025 में। इसके अलावा अन्य ग्रह का भी जो प्रभाव पड़ेगा उसके साथ हम आपके सामने जो पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। तो धनु राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है 2025 के वर्ष की शुरुआत में, वो इस प्रकार है। देखिए, सूर्य और बुध जो अपनी राशि जो शुरुआत करने जा रहे हैं गोचर की, वो आपके लगन में ही कर रहे हैं, धनु राशि में ही कर रहे हैं। तृतीय भाव में शनि वैसे ही गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। अब इनके साथ जो शुरुआत करने जा रहे हैं शुक्र कर रहे हैं, इनके साथ युति में रहेंगे नए वर्ष में प्रवेश करते ही। इसके अलावा बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर करें जो आपके लग्नेश है, वृषभ राशि में गोचर करें। यहाँ पे जो आपके लग्नेश बृहस्पति है वक्री अवस्था में है। चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन भी देखेंगे पूरे वर्ष। जो मुख्य परिवर्तन है मैं आपको बता रही हूँ कि वो होगा 4 फरवरी को, और उससे पहले जो छोटे मोटे परिवर्तन होगा उसका आधार तो हम समझे, क्योंकि इनका प्रभाव जल्दी ही पड़ता है, जल्दी प्रभाव से मुक्त भी हो जाते हैं। जो मेन है आपका जो लंबी दूरी के ग्रह उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, तो इसलिए उनको समझना जरूरी है। जो 4 फरवरी को जो बृहस्पति है वो मार्गी हो जाएंगे, लंबे समय से जो वक्री अवस्था में चल रहे हैं वो 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। ये आपके लिए काफी राहत वाली बात होगी, क्योंकि वैसे भी बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो स्थिति थोड़े से आपके लिए विपरीत रह सकती थी, जो अब आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मुख्य राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो है 29 मार्च को शनि का होने जा रहा है। शनि महाराज जी लगभग 2.5 वर्ष जो है कुंभ राशि अपनी राशि में गोचर करते हुए अब ये प्रवेश करेंगे आपके चतुर्भाव में मीन राशि में, जहाँ पे राहु पहले से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो शनि की युति रहेगी राहु के साथ रहेगी, और ये युति रहेगी लगभग 18 मई तक। तो उससे बीच में जो 14 मई को राशि परिवर्तन हो जा रहा है, जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति जो आपके लग्नेश है आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत वाली बात आपके लिए होने वाली है। इसके अलावा 18 मई को यानी ठीक 4 दिन बाद राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में, और जो केतु आपके नवम भाव में जो है सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये राशि परिवर्तन आप देखेंगे 2025 के वर्ष में। तो मई से पहले का समय अगर हम समझे, उसके बाद का समझे, तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। और इसके पहले मैं आगे और भी विश्लेषण दूं तो एक मुख्य ग्रह के बारे में चर्चा और कर लेते हैं, मंगल ग्रह। क्योंकि मंगल आपके जो है अष्टम भाव में गोचर करें नीच राशि में, और लगभग जून तक ये यहीं पे रहेंगे, आगे पीछे थोड़ा होता रहेंगे। इसमें आप कह सकते हैं कि जनवरी में जो मंगल है वक्री अवस्था में होते हैं, ये आपके जो सप्तम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अप्रैल तक यही रहेंगे। उसके बाद ये फिर पुनः अप्रैल में ये आपके आ जाएंगे कर्क राशि में, अष्टम भाव में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में होते हैं। फिर यहीं पे मार्गी होंगे, फिर यहीं से जून में ये आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे।
कह सकते हैं कि लगभग आधा साल मंगल जो है मिथुन और कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। तो ये एक मुख्य जो है जो गोचर की स्थिति बन रही है वो 2025 में बन रही है। अब देखिए जो सूर्य बुध है और शुक्र है जल्दी ही राशि परिवर्तन करेंगे लगभग एक मंथ के या एक महीने के अंतराल में। तो इनका प्रभाव जल्दी ही पड़ता है और जल्दी ही आप इससे मुक्त हो जाते हैं। तो जो मुख्य ग्रह के बारे में जैसे मैं बता रही थी तो उसके प्रभाव के बारे में वर्णन करने से पहले या शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि हम पूरे विस्तार के साथ आपको जानकारी दे रहे हैं। नक्षत्रों को भी समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब देखिए शनि की जो नक्षत्र की जो है वो अब प्रवेश करेंगे पूर्व भद्रा नक्षत्र में अप्रैल के महीने में, और यहाँ पे अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये आद्रा नक्षत्र यानी जो राहु का नक्षत्र है ये जून में प्रवेश करेंगे इस नक्षत्र में। इसके बाद अगस्त तक यही रहेंगे, फिर अगस्त में ही पुनर्वसु नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वर्ष के अंत तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। राहु जो है नक्षत्र में है पूर्व भद्रपदा, उसके बाद ये लगभग पूरे वर्ष आप लगा लीजिए मास के वर्ष के अंत तक ये 25 नवंबर तक इसी में रहेंगे। 25 नवंबर को शतभिषा अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार जो है केतु भी इसी समय अंतराल अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी उत्तरा फाल्गुनी में है तो उसके बाद ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 25 नवंबर में। तो ये जो नक्षत्र है जब इनके स्वामी को अगर आप समझे तो जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं तो उनके जो स्वामी होते हैं, उनके जो लॉर्ड होते हैं नक्षत्र के, तो वो भी अपना परिणाम देते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो अब इन सब का जो मिश्रण है, जो इनका जो विश्लेषण है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। स्वास्थ्य से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको बनी हुई है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और खासकर वक्री अवस्था में है। तो रिलीफ मिलने में, राहत मिलने में थोड़ा समय आपको जरूर लग रहा है। तो थोड़ा आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए, इसे मजबूती देनी चाहिए क्योंकि 6, 8, 12 कुंडली में अच्छे भाव नहीं माने गए, त्रिक भाव माने गए हैं। तो जब भी ग्रह जो खासकर लग्नेश इस भाव में होते हैं तो शारीरिक संबंधी समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है। इसके अलावा राहु केतु भी आपके चतुर्भाव और दशम भाव में गोचर कर रही हैं। तो जो हृदय के मरीज है या हार्ट पेशेंट है उनको काफी अच्छे से अपना ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। लंग कंजेशन की समस्या, चेस्ट कंजेशन की समस्या या भारीपन या वात की अधिकता की वजह से कुछ घबराहट होना, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। सूर्य बुध आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और मध्य जनवरी के बाद अगर हम बात करें तो मध्य जनवरी से लेकर मध्य फरवरी तक ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे मकर संक्रांति में आ जाएंगे सूर्य और बुध भी लगभग इन्हीं के साथ ही गोचर करेंगे। और अब तब आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपके जो है वाणी अगर आप शुरुआत में देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये जो आप बोल रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं वो आप ही के द्वारा है, आप जो कह रहे हैं वही सहते हैं, बाकी जो दूसरों को सुनने का प्रयास कम ही करेंगे। सूर्य जहाँ पे भी बैठते हैं उस भाव के जो कारक है उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का अहम का भी निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सहज भाव में रहना है, खान पान को उचित रखें। खान पान के कारण भी कुछ उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो कुल मिला के अगर आपके लग्नेश की स्थिति मजबूत होती है जो कि 4 फरवरी के बाद मार्गी होगी तो उसके बाद थोड़ा सा राहत आपको जरूर मिलनी चाहिए होगी, लेकिन पूर्णतः राहत आपको 14 मई के बाद ही देखने को मिलेगा। मंगल आपके अष्टम भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। कुछ फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन या कुछ आप कह सकते हैं मानसिक तनाव देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे जो है कर्क राशि में जलीय तत्व की राशि और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ गुप्त शत्रु से भी आपको हानि हो सकती है, तो इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। वाहन इत्यादि बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाना है। तो आपको शुरुआत में ही थोड़ा सा सावधान रहना, सजग रहना है। 4 फरवरी के बाद थोड़ा सा आपकी स्थिति में परिवर्तन होना शुरू होगा। आप 29 मार्च की यदि हम बात करें तो शनि आपके चतुर्भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च से लेकर 18 मई का जो समय है ये थोड़ा आपके लिए विकट हो सकता है। अब यहाँ पे रहकर जो शनि है इनकी दृष्टि आपके जो है छठे भाव में भी पड़ेगी जहाँ पे बृहस्पति आपकी गोचर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 18 मई तक, हालांकि 14 मई को बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर 18 मई तक आपको अति सावधान रहना है। बहुत ही संवेदनशील समय रह सकता है ये आपके लिए। शनि के साथ राहु श्रापित योग का निर्माण करते हैं या चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं तो गृह सुख में या परिवार के साथ कुछ कष्ट इत्यादि देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इसका असर आपकी सेहत या स्वास्थ्य में देखा जा सकता है। तो काफी सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा आप जैसे ही 14 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन के आपके सप्तम भाव में आएंगे, इनकी दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, तब आपको बहुत ज्यादा राहत तो देखने को मिलेगी। आपका जो धैर्य है वो बनेगा, साथ ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जा सकती है। एक प्रकार की एक अनुकूलता आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके इसका जो ताप आपको जो झेलना पड़ रहा है राहु का और केतु का और साथ में शनि के मिश्रण का, तो कहीं ना कहीं इससे आपको राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया पूर्णतः राहत आपको 18 मई के बाद ही मिलेगी।
अब 18 मई के बाद का अगर हम समय देखें तो शनि आपके चतुर्थ में गोचर करेंगे, राहु आपके तृतीय भाव में और केतु आपके नवम भाव में। तो राहु तृतीय भाव में कारक ग्रह माने गए हैं, तो इसमें आपकी साहस में वृद्धि देखी जा सकती है और आपकी हिम्मत में वृद्धि देखी जा सकती है और कहीं न कहीं आप पहले से काफ़ी डिफरेंट महसूस कर सकते हैं। बहुत चेंजेस आएँगे, पर आपके व्यवहार में, आपके आस-पास के माहौल में चेंजेस आएँगे, तो इसका असर आपके जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मई से पहले थोड़ा-सा आपके लिए उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है और मई के बाद का अगर समय देखें और वर्ष के अंत तक देखें, तो वो आपके लिए काफ़ी राहत भरा रह सकता है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा-सा आपको शनि का उपाय करना पड़ सकता है। यहाँ पे शनि जो है आपके जो है चतुर्भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे शनि थोड़ा-सा आपके पारिवारिक सुख में थोड़ा-सा दिक्कत ला सकते हैं। कहीं न कहीं शनि आपको एक बाउंड्री में ही आपको कैद कर सकते हैं, जहाँ पे आप इंसान अपने लिमिटेड सोच से ग्रस्त रह सकता है। शनि आपकी लिमिटेशन को दर्शाता है, जब तक आप लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपके लिए संभावनाओं की तलाश करना बेमानी हो जाता है। तो अगर आप अपनी लिमिटेड सोच से बाहर निकलते हैं, तभी आपको पता लगता है कि आपके पास हर प्रकार की जो है समस्याओं का हल है, सॉल्यूशंस आपके पास ही है। पर जब तक आप शनि की लिमिटेड सोच से ग्रस्त रहते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो शनि कहीं न कहीं आपको इस प्रकार का जो सीख देता है, तो वो आपको समझना होगा। थोड़ा-सा जो हृदय के मरीज़ हैं, राहत ज़रूर महसूस करेंगे, मई के बाद भी थोड़ा-सा उनके लिए बेहतर रहेगा, पर फिर भी अपने आप का अपना जो अच्छे से ध्यान रखिए, सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। और साथ ही अगर प्राणायाम करेंगे और श्वास के जो प्राणायाम होते हैं, खासकर वो आपके श्वास को बेहतर तरीके से करते हैं और बेहतर तरीके से उसका जो प्रभाव होता है वो बेहतर तरीके से होता है। अगर आप समझेंगे प्राणायाम का, जिसमें जो होता है अनुलोम-विलोम प्रक्रिया होती है, इसके आपके लंग्स मजबूत होते हैं और अगर आपको श्वास से संबंधित समस्या है तो उससे भी इसका निदान देखने को मिलता है। इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं और ध्यान मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन के लिए भी आपको ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कुंभक भी कहते हैं। और ध्यान में आप शांभवी मुद्रा लगा सकते हैं, जिसमें आप अपनी दो आईब्रोज के बीच में जो ध्यान लगाते हैं, या अपने नोज टिप में, यानी जो अपने नोज टिप होते हैं यहाँ पे आप थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे अपना ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक का अगर आप फॉलो करते हैं तो ध्यान में आप ज़रूर डीप में जाते हैं। तो ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करें, इससे भी आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। अब शिक्षा करियर की यदि हम समझे, 2025 का वर्ष कैसे रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर करें, नीच अवस्था में है। कहीं न कहीं आपके एनर्जी में कमी देखी जा सकती है, लो एनर्जी देखी जा सकती है, एक फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है, कन्फ्यूजन बनी हुई है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बैठकर मंगल कहीं न कहीं आपके शिक्षा और करियर में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका भी संबंध आपके अष्टम भाव से बनता है, वो ब्रेक ज़रूर देता है, वो एक तरफ से रोक लगा देता है। तो शिक्षा में कहीं न कहीं बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है, चेंजेस देखी जा सकती है, अपने फील्ड से दूसरे फील्ड में जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक दो से संबंधित नहीं होगी। ये भी संभावना बनी हुई है कि कहीं न कहीं आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप टेम्परेरी समय पे आप उसको ब्रेक लें, फिर आगे उसके बाद कंटिन्यू करें। कुछ इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है और कुछ मंगल आपको इस प्रकार से परेशान कर सकते हैं लगभग जून तक। हालाँकि जनवरी में आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, पर क्योंकि वक्री अवस्था में होंगे तो कोई ना फिर भी आपको थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी, पर प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। कुल मिला के आपको ये समझना है, आपकी जो संगति है वो उचित होनी चाहिए, आपके एसोसिएशन उचित होनी चाहिए, जहाँ पे आपको सही मार्ग की दिशा मिले। दूसरी बात ये है कि आप अपनी एनर्जी को हाई रखें, कॉन्फिडेंट को बनाए रखें, एनर्जी को सही जगह पे सही दिशा में इसका प्रयोग करेंगे तो ही आपको लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकेंगे। तो ये भी थोड़ा आपको समझना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे जनवरी में, तो वक्री अवस्था में होंगे, उसके बाद फिर अप्रैल तक यही रहेंगे, उसके बाद अप्रैल के बाद पुनः ये आपके अष्टम भाव में आएंगे, जून तक यही रहेंगे। उसके बाद जून के फर्स्ट वीक में ये आपके नवम भाव में यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब भी आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। संघर्ष की स्थिति थोड़ी लंबी है आपके लिए, तो आपको पहले से चौकस रहना है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन की में प्रयास कर रहे हैं तो फरवरी के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, फेवरेबल रहेगा और आप उसमें अच्छी प्रगति देख सकते हैं, अच्छी उन्नति देख सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें, जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए भी आपकी जो तैयारी है वो उचित होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए और खासकर अपने आप को आप अपग्रेड करके रखिए। दूसरी बात ये है कि जो आपको ऑफर मिल रहा है तो उसमें उसके बारे में अच्छे से जान पहचान कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपको ऑफर मिला है वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ नए ऑफर मिले हैं, कुछ नई जॉब में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम शुरुआत थोड़ा-सा आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशमेश आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट आपका बना हुआ है, मोटिवेशन आपको अच्छे से मिल रहा है, आपको अधिकारी का आपके जो बॉस है उनका सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है शुरुआत में, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप को अनफिट महसूस कर सकते हैं कार्यक्षेत्र के माहौल में। केतु कहीं न कहीं डिटैचमेंट, मन उचाटन की स्थिति ला सकता है। कुछ काम आपको ऐसे मिल सकते हैं, कुछ ज़िम्मेदारी आपको ऐसे मिल सकती है जिसमें आपने
इसमें आपकी कोई दिलचस्पी ना हो या आपका कोई इसमें कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, या ऐसा भी संभव है कि आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना हो। तो कुछ डिफरेंट प्रोफाइल में आपको काम करना पड़ सकता है, या कुछ आपकी प्रोफाइल में कुछ हट के ऐसी ज़िम्मेदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के जो भी स्थिति बन रही है वो आपकी दिलचस्पी है, आपके इंटरेस्ट को थोड़ा कम कर सकती है, और यही वजह हो सकती है कि आप कुछ इंस्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं, या कुछ आपको सिक्योरिटी का भय रह सकता है अपनी जॉब को लेकर। कहीं न कहीं इसकी वजह से भी काम में थोड़ा कम मन लग सकता है। तो केतु थोड़ा-सा आपको यहाँ पे परेशान कर सकते हैं लगभग 18 मई तक। 18 मई के बाद की स्थिति अगर आप तब तक सँभाल लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए एक स्मूथ करियर की शुरुआत देखी जा सकती है। कोई विघटन नहीं, कोई बाधा नहीं, थोड़े से चैलेंज आपको मिलेंगे तो वो भी उतार-चढ़ाव से आपसे गुज़रेंगे, तो वो भी आप जल्दी ही बाहर निकलेंगे। मुख्यतः आपके जो केतु है वो थोड़ा आपके लिए कह सकते हैं कि अस्थायी तौर से आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। 18 मई के बाद जैसे ही केतु आपके नवम भाव में आएँगे तो राहु आपके तृतीय भाव में आएँगे। तो कहीं न कहीं आपके साहस में, आपके कॉन्फिडेंट लेवल में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। कुछ सीखने के लिए आपके मन में उत्सुकता बनेगी। अभी फ़िलहाल अगर कुछ सिखाया भी जा रहा है तो उसमें भी आपकी दिलचस्पी में कमी देखी जा सकती है। एक उदासीनता आपके भीतर देखी जा सकती है। तो बहुत कुछ अब अगर हम कहें तो शुरुआत तो थोड़ी-सी काफ़ी क्या बेटर रहेगी। शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही आप अपना इंटरेस्ट खोते नज़र आ सकते हैं, और यही अगर आप एनर्जी लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है किसी भी जॉब में टिकना। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप शुरुआत में थोड़ा-सा संभल कर रहें। मई तक लगभग आप अपने आप को सँभाल के रखें, खासकर 29 मार्च से लेके 18 मई का जो समय है, वो थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है, चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। टिकना थोड़ा आपकी जॉब के लिए मुश्किल रह सकता है, और ऐसे में कोई आप गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं, जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। तो थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 14 मई को जैसे ही बृहस्पति जो लग्नेश आपके सप्तम भाव में आएँगे, तो थोड़ा-सा आपकी सोच में सकारात्मकता देखी जा सकती है। अब तक आपके भीतर जो नेगेटिविटी बनी हुई है आपके ग्रह गोचर की वजह से, उसमें काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। अब 14 मई के बाद 18 मई को सिर्फ 4 दिन में ही राहु जो है और केतु अपना जो स्थान आपके चतुर्भाव और दशम भाव को छोड़कर अन्य स्थान पे जाएँगे, तो उसमें थोड़ा-सा आपको राहत देखने को मिलेगी। आपको होम फ्रंट में भी, अगर घर के जीवन में भी, और आपके जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी अगर हम समझें, तो उसमें भी आपको काफ़ी बैलेंस स्थिति देखने को मिलेगी। तब आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। उसके बाद मई से लेकर आपके वर्ष के अंत तक आपके लिए एक स्मूथ रास्ता रहेगा, एक अच्छा पाथ आपके लिए मिलेगा, एक अच्छा मार्ग आपको मिलेगा। शुरुआत अगर आप अपनी असंगति अच्छे रखेंगे, सही लोगों के बीच में रहेंगे, सही लोगों की परामर्श में चलेंगे, तो निश्चित तौर से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस करें, उससे आप जल्दी बाहर निकल आएँगे। मोटिवेशंस आपको बना के रखना है, गलत संगति से दूर रहना है, और किसी की बातों में आने से पहले 10 बार आपको सोचना है कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि दशम भाव के स्वामी बुध आपकी जो शुरुआत करने जा रहे हैं, लगन में ही सूर्य के साथ करने जा रहे हैं, तो अच्छा कॉन्फिडेंट बना हुआ है, अच्छी शुरुआत देख सकते हैं। केतु थोड़ा-सा आपके लिए आत्मविश्वास में ज़रूर कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। केतु यहाँ पे होकर कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी की समस्या भी आपको दे रहे हैं, और आपका मन जो है काम से भी विरक्त हो रहा है, या काम से आपको दूसरी जगह पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, या स्थान परिवर्तन देख सकते हैं, या कार्य में ही कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ ज़िम्मेदारी में परिवर्तन देख सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि केतु और राहु जो है लगभग 1 साल सवा साल तक एक ही राशि में ही गोचर करते हैं। तो अभी थोड़ा-सा आपको ये और झेलना होगा, कम से कम आप लगा लीजिए 18 मई तक, उसके बाद आपको राहत देखने को मिलेगी। तो अगर आप वर्तमान जॉब में अगर रहना चाह रहे हैं, तो आपको 18 मई तक थोड़ा-सा आपको साहस बटोरना है और धैर्य धारण करना है। यदि जॉब परिवर्तन का भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो 4 फरवरी के बाद ही कुछ आपको अच्छे इसके संदर्भ में देखा जा सकता है। जॉब परिवर्तन की अच्छी आपको न्यूज़ मिल सकती है। उससे पहले आप काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी कुछ न कुछ असफलता या कुछ न कुछ प्रदर्शन में कमी आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ बात बनती नज़र नहीं आ रही है। आप 14 मई के बाद जैसे ही आपके बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, इनकी दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी, तब आपके लिए कुछ कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी बननी शुरू हो जाएगी। आपके आसपास के माहौल में एक अच्छी खासी पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो मेन जो बात आएगी वो आपकी आएगी 18 मई के बाद। अब यहाँ से लेकर जो समय आपके वर्ष के अंत तक है, वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। पर थोड़ा-सा आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगी कि क्योंकि बृहस्पति अगर सप्तम भाव में आएँगे और राहु आपके तृतीय भाव में आएँगे, तो ये गुरु चंडाल योग का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि राहु और बृहस्पति एक दूसरे की दृष्टि में रहेंगे, जहाँ पे राहु की पंचम दृष्टि और बृहस्पति की नवम दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी। तो कहीं न कहीं आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके निर्णय लेने की क्षमता को ये
प्रभावित करेगी और ऐसे में आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं, ये प्रबल संभावना बनी हुई है। दूसरी बात ये है कि आप अपने स्टैंड को बार बार बदल सकते हैं, कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है जिसमें आपको अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। गुरु चंडाल योग निश्चित तौर से एक ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टेकल या आप कह सकते हैं अवरोध आपके जीवन में उत्पन्न करते हैं, हर काम में अवरोध डालते हैं। बिना अवरोध के कोई काम आपका होता नहीं, 2 बार ट्राई करने के बाद तीसरी बार आपका काम होता है। तो इस प्रकार का गुरु चंडाल योग का देखा जा सकता है जो प्रभाव। अब यात्राएं हैं, आप आसपास की यात्रा में जा रही हैं, लंबी दूरी की यात्रा में जा रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ विघटन अवरोध देखा जा सकता है। कई प्रयास करने के बाद कुछ सफलता आपको देखने को मिलेगी, तो ये थोड़ी स्थिति आपको बनती हुई नजर आएगी 18 मई के बाद। तो आप कह सकते हैं राहत भी आपके लिए है और चैलेंज भी आपके लिए, दोनों आपके लिए साथ साथ चलेगा। तो जब तक आप उपाय करते रहेंगे तब तक आपको कोई ना कोई इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपको चाहते हैं कि ये जो स्मूथ आपका चले, क्योंकि अच्छा गोचर होने जा रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए काफी फायदेमंद भी हो सकता है। पर क्योंकि राहु थोड़ा सा तृतीय भाव में रह के गलत दिशा में और गलत चीजों में आपको उकसा सकते हैं और गलत डिसीजन की तरफ भी आपको ले जा सकते हैं, या आप किसी कलीग की बातों में आ गए, किसी सहकर्मी की बातों में आ गए और गलत डिसीजन ले लिया और आगे चल के आपको पछताना पड़ा। तो आपको समझ के चलना होगा। देखिए, जहां पे भी ये एनर्जी होती है वो तो आपकी वही रहेगी। जहां पे भी स्थान परिवर्तन करेंगे या परिवर्तन आप करना चाह रहे हैं इसके लिए क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, अब ऐसा क्या होगा जब वहां आप जाएंगे तो वहां पे भी सेम एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिले, तो आप कितना परिवर्तन करेंगे, ये आपको विचार करना है। परिवर्तन करना अत्यंत जरूरी है, तो बात समझ में आती है। अगर छोटी छोटी बात के लिए परिवर्तन करेंगे तो फिर आप कहीं पे भी टिक नहीं पाएंगे, तो ये आपको समझना है। तो ये मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ कि आपको बृहस्पति का उपाय करना है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे राहु केतु के जो प्रभाव में रहेंगे, तो ये गुरु चंडाल योग थोड़ा सा काफी हद तक आपको प्रभावित कर सकता है। अब ग्रोथ और प्रमोशन के लिए जो चांसेस है वो शुरुआत में काफी अच्छे देखी जा सकती है। किसी ग्रोथ और प्रमोशन के साथ ही आपको स्थान परिवर्तन भी दिया जा सकता है, तो ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है। पर क्योंकि मंगल की दृष्टि जो अष्टम भाव से पड़ेगी आपके 11वें भाव में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपका जो तरीका होगा ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, वो थोड़ा अगर आप सटीक रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शॉर्टकट तरीका जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको कुछ किसी नुकसान उठा सकते हैं, किसी नुकसान में पड़ सकते हैं या कोई समस्या में पड़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही समझना है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, हर चीज आपको कदम फूक फूक के रखना है, डिसाइड करना है। और अपनी क्षमता पे कभी भी प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, अपनी क्षमता को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, आत्मविश्वास को बनाए रखें, ऊर्जा हाई करके चलें। जून के बाद का जो अगर समय हम करें आपके तो और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आप अपने विश्वास और श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपकी गिरावट देखी जा सकती है। आप अपने ही श्रद्धा और विश्वास को प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। कुछ विकट परिस्थिति का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष आप लोगों के लिए? देखिए, सप्तमेश जो है आपके लगन में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं और एक अच्छी प्रकार से एक बैलेंस स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। शुरुआत में एक अच्छी तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर करे तो स्थान से बाहर भी कुछ अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, या स्थान से बाहर कुछ यात्राओं में आपको लाभ मिल सकता है। अब आप जो थोड़ा सा आप डिसीजन को थोड़ा सोच समझ कर ले, क्योंकि लग्नेश आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसकी वजह से भी आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब कंपटीशन में थोड़ा सा आप असहज रह सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर आपके जो है आपसे थोड़ा आगे निकल सकते हैं, कुछ प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। मंगल की जो है अष्टम भाव में होने की वजह से भी थोड़ा सा आपको ये देखने को मिल सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन बनी रह सकती है। और लाभ के लिए थोड़ा सा आपको विलंब देखने को मिल सकता है, या अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा, या खर्चा आपको अधिक करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, द्वादश भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा विपरीत राजयोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे मंगल आपको अगर विपरीत परिस्थिति देंगे तो वहां से आपको निकालेंगी भी, तो कुछ खर्चा या नुकसान आपको देखने को मिला तो आप उसको रिकवरी करने में भी सक्षम सफल रहेंगे। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अगर हम चर्चा करें प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट में, या व्हीकल के बिजनेस में, या घरेलू उत्पाद की हम बात करें, तो फरवरी के बाद समय है आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब तो जो रुकावट है या अवरोध है उसमें काफी कमी आपको देखने को मिलेगी, और खासकर अगर हम समझे तो फरवरी के बाद अगर 14 मई का जो समय है, 29 मार्च का माफ कीजिएगा, जब शनि आपके चतुर्भाव में आएंगे तब तक का समय थोड़ा आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक थोड़ा सा सुस्ती देखी जा सकती है, तो ऐसे में कोई भी निर्णय ना ले, कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, ना ही कोई निवेश करे तो बेहतर रहेगा। कुछ समय है, बहुत ही कम अंतराल है, 29 मार्च से लेकर लगभग 18 मई तक आपको सावधानी बरतनी है। तो ये आप कह सकते हैं कि 29 मार्च को लेकर 18 मई तक अगर आप अपने आप को नियंत्रण करके चलें, किसी प्रकार के निर्णय से दूर रखें और उसके बाद आप डिसाइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब तक ये
जो समय है आप अच्छे से एनालाइज करें, आकलन करें, ग्राउंड रियलिटी को समझें, तब उसके बाद निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे में लिया गया निर्णय आपका गलत साबित हो सकता है। अब आप कुछ 29 मार्च के बाद और 14 मई के बाद और 18 मई के बाद जो 3 मुख्य राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं, शनि, बृहस्पति और राहु केतु का, इसके बाद की जो स्थिति अगर हम समझे तो देखिए, राहु आपके तृतीय भाव में रहेंगे, शनि आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। थोड़ा आप लंबे दूरी के प्रोजेक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, चाहे वो रियल एस्टेट से संबंधित हो या चाहे घरेलू उत्पादक से संबंधित हो। पर आप कुछ साहस में आके, कुछ उत्साह में आके कुछ जल्दबाजी भी कर सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। स्थान से बाहर यानी दूसरे क्षेत्र में या दूसरे राज्य में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। विदेश के लिए थोड़ा संघर्ष शुरुआत में देखी जा सकती है। अगर हम बात करें मध्य 2025 से लेके आखिरी तक का समय जो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी में आपको मिल सकती है। शुरुआत थोड़ा सा नुकसान आपको जरूर उठाना पड़ सकता है, पर जल्दी आप इसको रिकवर कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि आप अपने जितना भी नुकसान है उसको बहुत जल्दी आपने गेन कर लिया है और एक राहत वाली बात आपके लिए हो सकती है। शेयर मार्केट में शुरुआत में काफी अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद मार्च के अंतिम से लेके मई तक थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके बाद थोड़ा समय आपके लिए स्थिति जो है संभलती नजर आएगी। इसके अलावा आप अन्य क्षेत्र में भी कुछ लाभ की स्थिति आपको बनने शुरुआत में देखने को मिलेगी, पर जैसे मैंने बताया कि बीच का जो समय है वो थोड़ा सा आपके लिए सावधान रहने का है। उसके बाद आपके लिए एक स्मूथ रास्ता आपको बनता नजर आएगा। जून के बाद की स्थिति जब मंगल आपके नवम भाव में आएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मई से लेकर जून तक और जून से लेकर 2025 के अंत तक ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मई से पहले थोड़ा सा स्थिति आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है, चैलेंजिंग रह सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध यदि हम बात करें तो पंचमेश मंगल जैसे मैंने बताया अष्टम भाव में नीच राशि में गोचर कर रही हैं। अब यहाँ पे रहकर वक्री अवस्था में आएंगे, फिर आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद पुनः फिर अष्टम भाव में आएंगे, फिर आपके नवम भाव में जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक संघर्ष की स्थिति बनने जा रही है 2025 में। शुरुआत में कहें या अभी क्या अगर हम बात करें तो मंगल जब से अष्टम भाव में प्रवेश किए हैं तब से आप लोगों के बीच में कोई ना कोई एनर्जी की कमी देखी जा रही है, एक विश्वास की कमी देखी जा रही है, एक दूसरे के प्रति जो एक कॉन्फिडेंट लेवल बना था उसमें भी बहुत कमी देखी जा रही है। ये आप लोगों के संबंध में अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है, बाधा भी उत्पन्न कर रहा है, साथ ही एक स्मूथनेस में कमी ला रहा है, साथ ही एक अलाइनमेंट में भी कमी देखी जा सकती है। अब ये थोड़ा सा आपको अगर विवाह की चर्चा ऐसे में करेंगे तो निश्चित तौर से आप बिल्कुल भी सफल नहीं होते नजर नहीं आएंगे। तो आपको ये जो चर्चा करनी है थोड़ा संभल के करनी है और थोड़ा समय अंतराल के बाद करनी है। मंगल जैसे ही आपके सप्तम भाव में आएंगे तो वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद अप्रैल में रात देखने को मिलेगी कि ये वक्री अवस्था से बाहर है, तो उसके बाद ये आप आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। जून तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद नवम भाव में प्रवेश करेंगे। तो जून के बाद अगर आप विवाह की चर्चा करें तो बेहतर रहेगी, क्योंकि अगर बीच में भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चर्चा रुकेगी, फिर चलेगी, फिर रुकेगी, फिर आगे के लिए टल सकती है। तो फिर इसमें आप कहें तो आपको सफलता एक बार में मिलने वाली नहीं है। हालांकि बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में आएंगे 14 मई को आएंगे तो थोड़ा राहत आपको देखने को मिलेगी, परिवार की तरफ से कुछ सुकून आपको देखने को मिलेगा, कुछ सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। पर पूरी तरह से आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा जून तक, जब तक कि आपके जो पंचमेश जो स्वामी है नवम भाव में प्रवेश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपकी विवाह की चर्चा वैसे ही जनरली चल रही है अगर आपके घर में, तो शुरुआत में सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन जो मुख्यतः अगर हम बात करें जो मजबूत स्थिति बनने जा रही 4 फरवरी के बाद बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे तो बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और खासकर 14 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तब स्थिति और बेहतर रहेगी। तो ऐसे में अगर विवाह आप करते भी हैं, यदि 14 मई से पहले भी विवाह अगर संपन्न होता है तो एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, थोड़ी शुरुआत में संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु केतु की वजह से भी इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद मई के बाद का जो समय है, अगर हम जून की बात करें तो आधा लगभग साल के जो लास्ट पोर्शन रहेगा वो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो अब तक आपने जो संघर्ष देखा है, आपने जो भी समस्याओं का सामना किया है, तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। अब जनरली भी अगर आप विवाह कर रहे हैं थोड़ा एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आ सकती है, तो उसमें आप थोड़ा समय ले सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा एक दूसरे को कॉपरेट करके चले, एक सहयोग करके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझदारी इसी बात में है कि एक दूसरे पर विश्वास, ट्रस्ट बनाए रखे, आत्मविश्वास बनाए रखे, ट्रांसपेरेंसी रखे, पारदर्शिता रखे और अहम को बिल्कुल भी बीच में आने ना दे। तो इस प्रकार की चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आप अपने संबंध में एक मजबूती देखने को पाएंगे। साथ ही संबंध में जब मजबूती होती है तो वो किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करने में सक्षम रहता है। अब विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? सप्तमेश जो है बुध आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और इसी की शुरुआत करने जा रहे हैं 2025 की जनवरी में।
अब आप देखेंगे कि आप लोग के बीच में एक अलाइनमेंट बनी हुई है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, सहयोग करें। थोड़ा-सा आप अपने जीवन साथी पर प्रभाव अधिक डालने का प्रयास कर सकते हैं या उनको अपने प्रभाव में लेना चाह रही हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बना सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा देखी जा सकती है। पर क्योंकि थोड़ा-सा आपके भीतर एक प्रकार की कॉन्फिडेंट की भी कमी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर करे वक्री अवस्था में। तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कुछ अन्य कारणों की वजह से भी आपके भीतर किसी बात को लेके भय देखा जा सकता है। पर इसमें आप जल्दी ही बाहर निकलेंगे। कुछ छोटी-मोटी समस्या है, इससे आप ऐसा कुछ आपको ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही बृहस्पति आपके 14 मई को सप्तम भाव में आएँगे और राहु आपके तृतीय भाव में जाएगा, शनि आपके चतुर्थ भाव में आएँगे, तो ये स्थिति में काफ़ी आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री आप परिवर्तन देखेंगे अपने घर के माहौल में। शनि फिर भी देखिए अगर चतुर्थ भाव में है तो थोड़ा-सा ये भी है कि ये थोड़ा आपके वातावरण को थोड़ा नीरसता ज़रूर बनाता है, लेकिन क्योंकि राहु केतु के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा आपको ये कह सकते हैं कि सँभलना पड़ सकता है। अभी स्थिति इतनी मज़बूत इसलिए नहीं है क्योंकि पंचमेश आपके अष्टम भाव में गोचर करे, लग्नेश आपके छठे भाव में है। हालाँकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएँगे, थोड़ा स्थिति में सुधार आपको देखने को मिलेगा। पूर्णतः आपको जून के बाद का जो समय है, मई के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं फ़ेवरेबल रहेगा, हेल्दी रहेगा और तब आप कंसीव भी कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार की दिक्कतें हैं, वो भी दूर होती जाएँगी। तो अभी थोड़ा-सा मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर आप ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। संतान से भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, कुछ अवरोध देखने को मिल सकता है, कुछ इसकी वजह से भी तनाव परिवार में बन सकता है। इसमें भी सुधार आपको मिलेगा, जून के बाद का जो समय वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, तब तक की स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी और थोड़ा-सा आपको मैंने बताया कि बृहस्पति का उपाय कर लेना है, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश भी हैं। तो आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को हो सके तो व्रत कर लें या नहीं तो आपके लिए जड़ की पूजा कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं और गाय को भीगा हुआ चना की दाल है और गुड़ आप खिला सकते हैं या पीली वस्तु का मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप ज़रूर करें प्रत्येक बृहस्पतिवार को। ये आपके पर्सनल जीवन को, आपके व्यक्तिगत जीवन को या कहें आपके जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को या आपके जो व्यवसाय को कहीं न कहीं से ये अच्छा प्रभाव ज़रूर देगा और जो भी बाधाएँ उसको दूर करेगा और संतान के लिए भी जो ये बहुत ही उपयुक्त जो है उपाय माना गया है। इसके अलावा जो है आपका अगर आप चाहें तो मंगल को उपाय कर सकते हैं, जो मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शुरुआत में ही। थोड़ा-सा आपके पंचम भाव के स्वामी भी है, तो पढ़ाई में कुछ दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए मंगलवार को आप चाहे तो लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, नहीं तो आप नित्य हनुमान जी का चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर उपाय रहेगा। आत्मविश्वास को बनाए रखेगा, आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव रखेगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना है। इसके अलावा आप गाय की सेवा करें, जैसे हमने बताया कि बृहस्पतिवार को आप पीला चना और गुड़ आप खिला सकते हैं और हो सके तो ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें, तो ये आपकी जो भी बाधा, विघ्न को भी दूर करेगा, कॉन्फिडेंट लेवल को भी बना के रखेगा। तो दर्शकों, ये उपाय आप पूरे वर्ष आपको करना है, बिना सोचे समझे आप हो सके तो आज से शुरुआत कर दें इसकी और ये उपाय आप श्रद्धा विश्वास के साथ करें, तो इसका परिणाम भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी क्वेश्चन, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।